तो बिहार उदय कॉन्क्लेव में आपका स्वागत है जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम पूरे देश में कॉन्क्लेव कर रहे हैं और हर राज्य में जाते हैं और उस राज्य के नेताओं को बुलाकर उस राज्य के विकास की बात करते हैं। हम ऐसा मानते हैं कि राज्यों के विकास के बिना राष्ट्र का विकास नहीं हो सकता, क्योंकि राज्य मिलकर ही ये पूरा राष्ट्र बना है। तो बिहार के बिना हिंदुस्तान का उदय कैसे संभव है? तो क्या आपको ऐसा इस चुनाव के मुहाने पर, अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है चुनाव आयोग की और उस समय आपका इंटरव्यू हो रहा है, तो इस चुनाव को बिहार के उदय के दृष्टिकोण से आप कैसा देखते हैं? निश्चित तौर पे आपने सही कहा कि देश के अगर विकास चाहिए हाँ, तो आपको हर राज्य को विकसित करना पड़ेगा। और निश्चित तौर पे अगर आप पूरे भारत को अगर देखते हैं तो अगर पहले का अगर इतिहास देखेंगे तो भारत जो है पूरे भारत में अगर राज्य वाइज देखेंगे तो टॉप 5 में हुआ करता था। लेकिन किसी कारण और निश्चित तौर पे टॉप लेवल पे, चाहे वो दिल्ली की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, इनके सही पॉलिसी नहीं रहने के कारण आज 25 के नीचे हम चले गए हैं। आज हमारे बिहार के पर व्यक्ति का आय साल का 60,000 रुपया है। अगर विदेश के अमेरिका की अगर तुलना करें तो वहां के 800 रुपया भी हमारे बिहार के लोग एक साल में नहीं कमा रहे हैं। इसी तरीके से अगर देखते हैं गुजरात का अगर विकास दर देखेंगे पर व्यक्ति तो 3 लाख रुपया है। यानी कि हमसे 5 गुना ज्यादा गुजरात, जबकि हमारे पास हरियाली है, पानी है, सब चीज है, मेहनत करने वाले लोग हैं। लेकिन यही लोग गुजरात में जाके गुजरात को विकसित जरूर कर रहे हैं, लेकिन बिहार को नहीं हो रहा। तो इसका जवाबदेही जो राजनेता दिल्ली में रहे या बिहार में रहे, उनको जवाबदेही लेना चाहिए। अब पिछले 20 साल से खास करके नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार में सरकार है और मैक्सिमम टाइम बीजेपी भी उनके सहयोगी हैं और दिल्ली से लेकर पटना तक डबल इंजन की सरकार है। और आप देखिए कि आज अगर पैसा लोभ देकर अगर वोट लेना पड़े तो क्या ये लोकतंत्र है? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने इस जनता को मालिक बनाया। पहले रानी के कोख से बच्चा जन्म लेता था तो वो राजा बनता था, लेकिन बाबा साहब ने कहा कि इस देश के राजा रानी का कोख से बच्चा जन्म लिया नहीं बनेगा। इस देश का राजा है गरीब, किसान, मछुआरा, कोई भी लोग बन सकते हैं देश को चलाने के लिए। और इसके लिए संविधान में वोट गिराने का अधिकार दिया गया। मोदी जी ने बाबा साहब के सारे स्थानों का विकास किया, लंदन में, महाराष्ट्र में। थोड़ा सुन लीजिए। हाँ। जब अगर हमको वोट गिराने का अधिकार मिला है, सिर्फ 5 साल नेता का समय मिला है, आप बताइए 20 साल से सत्ता में रहने के बाद अनलीगल काम जो अनलीगल होता है, हम लोग गांव में जाके हमेशा गरीब पिछड़े को सिखाए हैं कि अगर अपने बच्चे का भविष्य को बेचिए नहीं, दारू में, चिकन में या 500 रुपया में अपने बच्चे का भविष्य मत बेचिए। वोट है ना उन्हीं को दीजिए जो आपका विकास कर सके। इसलिए हम लोग हमेशा जागरूक किए। जब जनता जागरूक हो गया तभी अनलीगल काम लीगल तरीके से रुपया बांटकर, सरकारी खजाना को बांटकर अलग तरीके से और वोट लेने का प्रयास किया जा रहा है। 5 किलो चावल देकर देश के 80 करोड़ लोगों को गरीब बनाकर 5 किलो चावल देकर और बताया जा रहा कि ये विकास है। आप जीएसटी लगा दिए, देश से 1,55,000 करोड़ रुपया लूट लिए और उसके बाद अगर उसमें आपको कम करना पड़ा, एहसास होने लगा कि जनता है आपके वोट से दबे जा रहा है, मरे जा रहा है, तो ऐसे जगह पे जाके आप उसमें अगर कम करते हैं तो इसके लिए ढिंढोरा पीट रहे हैं। आप बताइए देश कहां जाएगा? यही चीज हम लोगों को सीखना है। हम तो अटल बिहारी वाजपेयी जी को देखकर राजनीति सीखे हैं। हाँ। और उनके हर बात को हम अमल करते हैं, उनके बताए हुए रास्ते पे चलते हैं। उन्होंने कहा था कि मेरी सरकार गिर जाए तो गिर जाए, लेकिन अगर एक भी सांसद को अगर खरीदना पड़े तो ऐसी सरकार को चिमटा से मैं नहीं छूऊंगा। लेकिन वो विचार कहां गया? गरीब का बेटा संघर्ष करके आ रहा है, विधायक बना रहा है, 50-50 करोड़ रुपया दे रहा है और खरीद ले रहा है। आपने यहाँ की सरकार की बात की, तो इस सरकार में तो आप भी रहे। हम तो 17 महीना रहे। हाँ। और निश्चित तौर पे 17 महीना रहे। महीने को अच्छा कहेंगे कि बुरा कहेंगे? हम 17 महीना रहे और 17 महीना में हम काम कर रहे थे एक मंत्री के रूप में। हाँ। और हमारा काम करना और उनका काम नहीं करना, यही दोनों में आपस में लड़ाई होने के कारण उन्होंने हमारे विधायक को खरीद लिया। अगर उनके काम को अगर मैं एक्सेप्ट कर लेता या वो मेरे काम को एक्सेप्ट कर लेते, मैं विकास चाहता था, अगर वो चाह लेते तो मैं उनके साथ काम करता, या उनके तरीका अगर हमको पसंद आ जाता,
सिर्फ नीतीश जी, मोदी जी, योगी जी तमाम सबका जिंदाबाद करता और सिर्फ मंत्री बन के रहता तो शायद अभी तक मैं मंत्री रहता। लेकिन हमने एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि हम संघर्ष करके यहां तक आए हैं। 900 रुपए महीने पे नौकरी करके अपनी जिंदगी को स्टार्ट करके एक गरीब मछुआरा परिवार में जन्म लेकर संघर्ष के बदौलत आज यहां पे हम आए हैं। तो हमें तो अपने लोगों के बदलाव चाहिए। हम बॉम्बे के ऐशो आराम जिंदगी इसलिए छोड़े कि लोग चांद पे घर बनाने के लिए कल्पना कर रहा, सोच रखता है, लेकिन आज भी हमारे लोगों के रहने के लिए इस गांव में, बिहार में गांव में घर नहीं है। उनकी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए मैं आया हूं और मैं आज संघर्ष कर रहा हूं। तो आप दोबारा नहीं जाएंगे इनके साथ? किनके साथ? जिनके साथ थे। देखिए, राजनेता जब हंस लेता है ना, इसका मतलब क्या होता है समझ जाइए। दोबारा जाना ही होता तो इतना बोलते नहीं ना, क्योंकि आजकल तो क्या है, जो ज्यादा, कुछ ही घंटा बचा हुआ है ना। आजकल क्या होता है कि जो ज्यादा बोलता है उसको ज्यादा मिलता है। ये भी आपने सही कहा है कि अगर नोटिस दिलवाना है तो ज्यादा बोलो, लेकिन खैर ऐसी बात नहीं है। नहीं, आप विचार का काम करते हो, इसलिए हम आपका सम्मान करते हैं कि कोई विचार का काम करे तो बहुत अच्छी बात है। जिसका कोई विचार ही नहीं है उसका तो फिर कोई वैल्यू भी नहीं है। तो विचार राज्य में ये देखा गया है बिहार में कि बिहार में कास्टिज्म बहुत ज्यादा चलता है। अपने जाति के प्रति स्वाभिमान होना, आत्मगौरव होना, उसके लिए लड़ना, उसके लिए मदद की भावना रखना कोई बुरा नहीं है, क्योंकि जाति कोई बुरी नहीं है, सभी जातियां समान है। लेकिन जातीयवाद होना गलत है। नहीं, देखिए, इसको आप किस एंगल से देख रहे हैं उसके ऊपर है। आपके एंगल से मुकेश सहनी जात की राजनीति कर रहा है, ये आपके एंगल से हो सकता है, लेकिन मेरे एंगल से तो मैं अपने परिवार के उत्थान के लिए काम कर रहा हूं। तो ये आप देखने वाले का नजरिया हो, क्योंकि अभी तक सफल प्रयोग देखा गया है कि जब एक क्लस्टर में जो लोग रहते हैं उनका भला होता है। बहन मायावती ने अपने लोगों को आवाज दिया, जागरूक किया। वहां के दलित भाई भी अपने आप में हीरो हुआ करते थे। उसी तरीके से मुलायम सिंह यादव जी, या हमारे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, सभी लोगों ने काम किया और जब उनके समाज ने साथ दिया और निश्चित तौर पर उनका विकास हुआ और उस राज्य का भी विकास हुआ। नहीं, अभी अगर हम देखेंगे, जाति के नाम लेने में कोई हर्ज नहीं ना। मैंने कहा मैं तो जाति का सम्मान करता हूं, मैं अपने जाति का नाम लूंगा, लेकिन मैं हिंदू हूं ये नहीं कहूंगा, इस पर हमको आपत्ति है। नहीं, देखिए, आप बोलने की क्या जरूरी है? आप ऑलरेडी जन्म लिए हैं, आपके माता पिता, आपके दादा सब लोग बोलते आए कि हम हिंदू हैं। जब आप कोई पेपर भरने के लिए जा रहे हैं फॉर्म, उसमें आपको धर्म लिखना पड़ता है, ऑटोमेटिक आप लिखते हैं। आप कॉलम तो नहीं छोड़ दे रहे हैं, और जिनको छोड़ देना है उनकी अपनी मर्जी। तो ये आप ऑलरेडी जो लिख रहा है हम लिखते हैं, लेकिन हमको इसको बोलने की क्या आवश्यकता है? चिल्लाने की आवश्यकता क्या है? हमारी जिंदगी में तकलीफ कम है क्या? आज हमारी जिंदगी में तकलीफ कम है। हम चाहते हैं कि निषाद समाज को आरक्षण, रिजर्वेशन चाहिए। जब बाबा साहब ने हमको दिए, जब बंगाल में निषाद को आरक्षण है, दिल्ली में आरक्षण है, तो बिहार में क्यों नहीं है? हमें ये लड़ाई लड़ना है कि हम ये बताते घूमते रहे कि हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं। क्या जरूरी है भाई? जब जरूरी होगा तो होगा। मेरा बाप हिंदू, मेरा दादा हिंदू, उनके पिताजी हिंदू, और हमारे आने वाले बच्चे भी हिंदू होंगे, जिसमें हमको बोलने की क्या आवश्यकता है? आने वाले भी हिंदू होंगे, ये आपका विश्वास है, तो इसके लिए आपका अभिनंदन है। लेकिन जो आपकी जाति छोड़कर, मैं आपके जाति का आरक्षण ले ले, लेकिन आपकी जाति छोड़कर अगर इस्लाम कबूल करे, अगर क्रिश्चियनिटी कबूल करे, तो फिर उसको जाति का आरक्षण क्यों मिलना चाहिए? देखिए, इस धरती पर पहले धर्म या जाति नहीं था, क्योंकि बाबा साहब अगर ने कहा, आदि मानव काल में जाते हैं। अब बाबा साहब की बात करें तो बाबा साहब ने कहा था कि आरक्षण हिंदू धर्म के अंदर के जातियों को ही मिलेगा। नहीं, लेकिन आप अगर किसी को आज बताइए, मैं भी हिंदू और मोदी जी भी हिंदू और अमित शाह जी भी हिंदू, और एक गरीब मछुआरा का बेटा हजारों साल के बाद, गुलामी करने के बाद पहली बार बिहार में संघर्ष करके 4 विधायक बनाए और सीना तान के कहते थे कि मेरे दम पर ये मुख्यमंत्री बने हैं, मेरे सहयोग से बने, अगर हम समर्थन खींच लेते तो ये मुख्यमंत्री नहीं बनते। हमने इतना बड़ा गौरव प्राप्त किया, लेकिन हम हिंदू, मोदी जी हिंदू, अमित शाह हिंदू, तो फिर हमारा विधायक क्यों खरीद लिए? हमें फिर से वही रास्ते पे क्यों ला दिए? आज हम हिंदू थे, हम मंत्री थे, राज्य में सरकार चला रहे थे, हमारे लोगों को कोई मारता था, पीटता था, उनके साथ खेत को जबरदस्ती कब्जा कर लेता था, तो हम यहां से फोन करते थे डीएम को, बीडीओ को, एसडीओ को कि यहां क्यों अन्याय हो रहा है। आज हम नहीं कर पाते,
आज हम फोन करते हैं कि निषाद की बेटी को समस्तीपुर में रेप कर दिया और वहां पे पैसा लेकर डीएसपी से लेकर एसपी तक छोड़ दिया, और मैं 15 दिन तक लगातार एसपी को फोन करते रहा, फोन नहीं उठाया, बात भी नहीं किया। जब मैं जाके वहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस किया कि हमने कहा 15 दिन में आरोपी को गिरफ्तार करो, नहीं तो 16वां दिन मेरा होगा, और फिर उसके बावजूद भी उन्होंने गिरफ्तार नहीं किया। और उसके बाद 1 महीने के बाद हम दल बल लेकर वहां पे जब हम पहुंचे, उससे 1 दिन पहले उन्होंने अरेस्ट कर लिया उनको। उसके बाद वो जब एसपी हम वहां पे पहुंचे, उससे 1 दिन पहले छुट्टी लेकर वो थाना छोड़ के चला गया, और फिर मैंने हमारे बहन के साथ वहां पे वो एसपी को चूड़ी देके मैं आया हूं। आप बताइए क्यों? क्योंकि वो एसपी भी हिंदू, और जो बलात्कार किया वो भी हिंदू, और जिसका बलात्कार हुआ वो भी हिंदू। लेकिन फर्क कहां पे था? क्योंकि एसपी ऊंची जाति का था और बलात्कारी जो था वो भी ऊंची जाति का था, इसलिए बैकवर्ड को बेटी को न्याय नहीं दे रहा था, उसको गिरफ्तार नहीं कर रहा था। हमको क्यों जाना पड़ा वहां पर? ऐसे लोगों को तो गोली मारनी चाहिए, मैं समर्थन करता हूं। आप तो कार्रवाई की बात कर रहे हैं। अमित शाह मोदी जी के लिए क्या कहिएगा? मैं कहता हूं कि अपराधी अपराधी है एक, लेकिन होता क्या है कि ज्यादातर दलित नेता जब कोई ऊंची जाति का हिंदू अपराध करता है तब बोलते हैं, लेकिन अपराधी जिहादी होता है तो बोलते नहीं है। तो यही बात है ना कि अगर इसी में हम देश में देख रहे हैं कि खास करके 2014 के बाद अगर इस तरीके से घटना कोई मुसलमान कर देता तो हाय तौबा पूरा हिंदुस्तान में मच जाता। लेकिन वही कोई अगर ब्राह्मण कर दिया, कोई ऊंची जाति बैकवर्ड दलित के साथ किया, तो मीडिया भी चुप रहता है, थाना पुलिस भी चुप रहता है। ऐसा क्यों हिंदू के साथ होता है? आप जानते हैं सिर्फ मुसलमान को ही टारगेट आप कीजिएगा, क्योंकि आपको आसान है कि वोट बैंक के आपको 80% बहुसंख्यक के साथ खड़ा होता है, उनको टारगेट करते हैं। बिल्कुल। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने क्या कहा था कि हमारे बस में नहीं है, हम पड़ोसी को बदल सकते हैं, हमारे पड़ोसी जैसे है उनके साथ वैसे जीना है। आज आपके और हमारे बस में नहीं है कि हमारे देश में जिस धर्म के जितने लोग हैं सबको सम्मान आपको भी करना पड़ेगा, और वो भी हम लोगों को सम्मान करे। हमें ऐसे राज्य तो देश को बनाना है। अगर आज आगे आप टारगेट कीजिएगा तो कल वो आपको टारगेट करेंगे, परसों वो टारगेट करेंगे। समय बदलते रहता है, जो कांटा 12 पे है उसको 6 पे आना है, और जो 6 पे है उसको 12 पे जाना पड़ेगा। ये देश था ना, मुगल के कब्जा में था ना, अपने अटल, लेकिन मुगल से निकल के अंग्रेज के पास गया, अंग्रेज से छीनकर हमारे पास आया है। अगर इसी तरीके से हिंदू को अगर दबाते रहेंगे, गरीब पिछड़ा दलित को दबाते रहेंगे, तो फिर कहां होगा? ये दलित कौन है? बिल्कुल, ये आदिवासी है कौन? बिल्कुल, क्योंकि आपने हमको अपने कुआं में पानी नहीं देने देते थे, हमको आपने जात से बाहर कर दिया। जब मुगल आए तो हमारा ही पूर्वज उनके साथ बैठ गया, उनका धर्म को अपना लिया, वही हम हिंदू हैं। बिल्कुल। आपने जो बात कही कि कोई हिंदू जाति की ऊपर लाने के लिए, उनकी मदद करने के लिए आरक्षण का, मैं इसका समर्थक हूं। मतलब मैं कहता हूं कि अगर किसी ऐसे व्यक्ति पर अन्याय हुआ है तो उसके साथ न्याय होना चाहिए, इस पे कोई दो राय नहीं है। अटल जी की इस बात से मैं सहमत नहीं हूं कि पाकिस्तान जैसा पड़ोसी नहीं बदला जा सकता। मैं कहता हूं पाकिस्तान जीत लो, उसके अगला देश हमारा पड़ोसी हो जाएगा। पहले अपना लोगों को तो संभाल नहीं पा रहे हैं, 80 करोड़ लोगों को भूखा नंगा कर दिए हैं, उनको बेरोजगार कर दिए हैं, और आप दूसरे को जीतने की बात कर रहे हैं। देखिए, हमने जब से जीतना छोड़ दिया ना, तब से हम देश लूज करते जा रहे हैं। कभी हम ईरान से लेकर इंडोनेशिया तक थे, हमने अति शांति की बात की, अति अहिंसक हो गए, तब से हम घटते जा रहे, घटते 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 अब ये स्थिति में आ गए। खैर, हम उधर नहीं जाते। 2000 साल पुराना कहानी अगर कहिएगा, तभी आपके मोहन भागवत जी ने स्टेटमेंट दिया कि गरीब पिछड़ा को 2000 साल से हम पशु समान समझते थे, अब हमें उनको इंसान समझने की आवश्यकता है। हमें ऐसा देश नहीं चाहिए जिस समय में हमें पशु जैसे समाना जाता था। बिल्कुल, मैं तो समर्थक हूं ना, मैंने कहा, इसलिए तो आपको मंच दिया। और आपके पास, और आप जानते हैं मुकेश जी, एक मिनट, हिंदुस्तान में दलितों के लिए सबसे ज्यादा एयर टाइम कोई न्यूज चैनल देता है तो सुदर्शन देता है, सबसे ज्यादा। मतलब मायावती जी ने अपनी चैनल का विज्ञापन जब रिलीज किया, हमको मिला तो कुछ लोगों ने कहा कि अरे सुदर्शन को तो मनुवादी चैनल कहा जाता है, उस पर ऐड दे रही है। तो उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में कोई न्यूज चैनल दलितों को सबसे ज्यादा समय दे रहा है तो सुदर्शन देता है। आज हमने आग्रह किया कि आप आए, निश्चित है ना, और आपको पूरी बात कहने का अधिकार दे रहे, मौका दे रहे, देंगे भी। हमारा ये कहना है कि कोई दलित ये ना कहे कि मैं हिंदू नहीं हूं। आप हिंदू है कहिए, आपके पहले लड़ने के लिए सुरेश चौहान के आगे खड़े रहेगा। मैं हिंदू हूँ, हाँ बस हिंदू हूँ, बस आप हिंदू कहिए। उस हिंदू को क्या, उस हिंदू को क्या जो 4 विधायक हमारा खरीद लिया, नहीं, हमको सरकार से बाहर कर दिया, उस हिंदू के बारे में क्या कहना चाहिए? राजनीतिक हिंदू जो है ना, राजनीतिक हिंदू जो है,
राजनीतिक हिंदू आप पर राजनेता को बुलाए हैं हाँ। और इसमें राजनीतिक हिंदू की बात करें, आखिर उनके एजेंडा ही है ना। आज वो जय श्री राम कहते हैं, प्रभु श्री राम का जयकारा करते हैं, लेकिन उनको वो ज्ञान नहीं है कि केवट महाराज हमारे पूर्वज, हम उन्हीं के वंशज हैं। भगवान प्रभु राम और केवट महाराज का एग्रीमेंट हुआ था कि हे प्रभु, हम आपको यहां पार लगा देते हैं और आप वहां पे हमको पार लगाइएगा। हमने तो प्रभु राम को पार लगा दिया, हमने कुछ नहीं लिया। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल। और उसके बाद क्या हुआ, जो आदमी प्रभु राम का नाम लेके राजनीति कर रहे हैं, आज उनके वंशज को आरक्षण नहीं दे रहे। आज आपने सरकार में आप आए, आपको जो लोग पिछड़ा दलित के जो समस्या था उसको दूर नहीं किए, लेकिन आपने क्या किया, ईडब्ल्यूएस के नाम पे, यानी कि आर्थिक रूप से गरीब ब्राह्मण, भूमिया, लाला को आपने आरक्षण दिया। हमें विरोध नहीं है, हम भी मानते हैं कि देश में अगर गरीब है, सरकार की ऐसी पॉलिसी है, उनको ऊपर लाने के लिए रिजर्वेशन देना चाहिए, तो अच्छी बातें दी है, हमें कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन ऐतराज इस बात का है कि हम ओबीसी 63% है, हमको 27% आरक्षण दीजिएगा, ब्राह्मण 12% नहीं है और आप उसको 10% आरक्षण दीजिए, ये कहां से न्याय है। और हमारा निषाद को बंगाल में आजादी के समय आरक्षण मिला, दिल्ली में आरक्षण मिला, आप मेरा आरक्षण पे काम नहीं कर रहे। आपने 2014 में हमसे वोट लिया, हमसे एग्रीमेंट साइन करके आपने दिया था, आपने हमारा काम नहीं किया। 2015 में आपने हमारा काम नहीं किया, 2017 में काम नहीं किया, लेकिन आपने उनका काम किया। तो पक्षपात क्यों? अगर वो भी हिंदू है, हम भी हिंदू है, जब उसका भी काम कर रहे तो मेरा भी काम कीजिए। बिल्कुल, मैंने कहा ना, मैं हिंदू जाति के साथ न्याय होने का पूरा समर्थक हूं। आप डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का नाम लेते हैं और मैं भी उनका भक्त हूं। बाबा साहब आम्बेडकर जी ने कहा था कि मैं हिंदुस्तान पाकिस्तान का विभाजन तभी मानूंगा जब अंतिम मुसलमान पाकिस्तान जाएगा और अंतिम हिंदू हिंदुस्तान आएगा। क्या आप इस बात के लिए लड़ेंगे? देखिए, वो उस समय का पॉलिसी में बाबा साहब जो कहें वो सब सही हुआ होगा या कुछ काम नहीं हुआ रहेगा, तो उस समय का परिस्थिति होगा। अब हमें अपनी जिंदगी जीना है, क्योंकि आप अभी जो हमारे लोग हैं ना, उनके लिए हमें जीना है। नहीं, पाकिस्तान के अंदर का दलित आपका दलित नहीं है क्या? है ना, तो उसके लिए नहीं लड़ेंगे क्या? और वहां पे एक मिनट, आप एक लकीर खींच दिए तो उसको, वहां का अगर दलित मेरा है, बांग्लादेश के अंदर के दलित पे जब पीड़ा हो रही है, उसके अगर वहां के दलित, अगर आप मानते हैं लड़ना चाहिए कि नहीं? लड़ना चाहिए। सुन लीजिए, अगर वहां के हिंदू दलित हमारे हैं, क्योंकि आपने एक लकीर खींचकर हिंदुस्तान और पाकिस्तान बना दिया। जब हिंदू वहां के दलित हमारे हैं, तो आपने किसी कालखंड में हिंदू को ही मुसलमान आपने बनाया, तो वो भी वहां पे जो मुसलमान है वो भी तो हमारे हैं। या हिंदुस्तान में भी अगर किसी कालखंड में किसी विचार को लेकर जैसे भी अगर हिंदू अगर मुसलमान बन गए, तो वो भी तो हमारे अपने हैं, उनके बारे में भी तो सोचना है। हाँ, सोचना है, उनकी घर वापसी करनी है, सोचना है, घर वापसी करनी है। घर वापसी के साथ साथ और भी कुछ होता है। ठीक है, आप अगर ये व्यवस्था कर दीजिएगा तो उसके साथ साथ वो भी होगा। हमने उधर नहीं जाना है, उनको इधर लाना है। जो डर से गए, गलती से गए, हमारा दलित भाई, अगर आपको पता है, आप जोगेंद्रनाथ मंडल जी को जानते होंगे, जानते हैं ना जोगेंद्रनाथ मंडल जी? पाकिस्तान के अर्थ मंत्री बनाए गए। उनके दलितों के साथ मुसलमानों ने एग्रीमेंट किया कि पाकिस्तान बनाने में हमारा साथ दीजिए, हम आपको पूरा सम्मान देंगे। मुसलमानों के साथ दलित जब भी गया है, तब उसके पीठ में खंजर ही मारा गया, इतिहास है। देखिए, सब अपने अपने पॉलिसी के लिए, मेरे साथ भी एग्रीमेंट मंगल पांडे जी ने कहा था कि मेरे को 2015 में जिताइए, मैं आपका आरक्षण करूंगा, एग्रीमेंट किए, लेकिन पीठ में खंजर भोंके ना। तो वो 50-70 साल पहले का कहानी क्या बात कर, आज की बात कीजिए। आप बीजेपी से बदला लीजिए ना, हिंदू से मत बदला लीजिए। हमको कहा हिंदू से, हम तो खुद हिंदू है, हमको क्यों उनसे बदला लेना? बस ये हो गया, आपने फिर वही बोल दिया, हम हिंदू है, आपने बोल दिया मैं हिंदू हूँ काम हो गया। और मेरा कर्तव्य है, धर्म है, सभी जाति सभी धर्म का सम्मान करना, ना ही कि किसी का अपमान करना। और जो लोग अपमान करते हैं उसको मैं नहीं मानता कि वो हिंदू है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर किसी धर्म को, किसी जाति को अगर कोई अपमान करता है, तो उस जाति या उस धर्म वाले व्यक्ति को हम नहीं मानते कि वो इंसान है। बिल्कुल। अब बात करते हैं थोड़ी देशभक्ति की। जो आपने बात कहा, इससे मैं सहमत हूं, क्योंकि यही हिंदू दर्शन है, सभी का सम्मान करो। लेकिन कोई दूसरे देश का घुसपैठिया हिंदुस्तान में आता है, उस देश का नागरिक है और इस देश में घुसकर आता है और यहां के लोगों का अधिकार छीनता है, तो उस घुसपैठियों को बाहर निकालना जाना चाहिए कि नहीं? निश्चित तौर पे अगर पिछले 11 साल में या उससे पहले जब भी अगर घुसपैठिया दूसरे देश के आके भारत में नागरिक बन गए और पिछले 11 साल में
अगर ऐसा हुआ है तो जो देश में चलाने का जिसकी जवाबदेही है उनको चूड़ी पहन लेना चाहिए। मैं 1000% इस बात से सहमत हूं कि सरकार किसी की भी हो, आने वाला घुसपैठिया जिसके कार्यकाल में आया है वो उसके लिए जिम्मेवार है, और अभी जो सत्ता में है उन्होंने उन घुसपैठियों को बाहर निकालना चाहिए। हाँ, लेकिन खाली बोल रहे हैं ना, कर कहां रहे हैं? पिछले 11 साल से हम सुन रहे हैं, पिछले 11 साल में जितना घुसपैठियों को भाजपा नहीं निकाले, उससे ज्यादा मेरे पास आंकड़ा है कि मनमोहन सिंह की सरकार में उससे ज्यादा एक महीने में, एक साल में 9-9 हजार लोगों को भारत से विदेश उसके देश में भेजने का काम किया। लेकिन आज क्या हो रहा है? तो आप आज घोषणा करिए सुदर्शन के कॉन्क्लेव से कि आपकी सरकार बनी तो बिहार से घुसपैठियों को आप निकाल देंगे। हमारी सरकार दिल्ली में अगर बनेगी, बिहार में बनने से क्या होगा? महाराष्ट्र सरकार ने 2000 अभी निकाले। देश का गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने अभी 2000 लोगों को निकाला वहां से। अरे भाई, हम राज्य की सरकार है। हाँ। और हमारे कुछ काम करने का दायरा है। हाँ। उससे ज्यादा हम नहीं कर सकते हैं। अगर हमको कहीं बॉर्डर पे फोर्स को तैनात करना होगा तो देश के गृह मंत्री कर सकते हैं। आपकी सरकार आएगी तो बिहार के अंदर आप हमको शुभकामना दीजिए कि हमारी सरकार दिल्ली में भी बने, बिहार में भी बने, और निश्चित तौर पे दिल्ली में जब हमारी सरकार बनेंगे सब बॉर्डर को सील कर देंगे। उस समय किसी विदेशी ताकत को, विदेशी लोगों को भारत में नहीं आने देंगे, और जो आ जाएंगे उनको जैसे ट्रम्प ने हथकड़ी लगा के हिंदुस्तान के लोगों को बाहर भेजा, वैसे हम भी हथकड़ी लगा के उसको बाहर भेजेंगे। वाह, ये बात हुई ना। देखिए, ये होता है संवाद का फायदा। ये होता है संवाद का फायदा। बोलेंगे नहीं तो फिर बात बनेगी नहीं, जब बोलेंगे तभी बात निकलेगी। तो आपने जो वही बात की जो मैं करता हूं, मैं भी कहता हूं कि घुसपैठियों को ट्रम्प की तरह हाथकड़ी लगाकर भेजे जाना चाहिए। तो उनको मतदाता सूची में भी नहीं रखना चाहिए, बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। बताना चाहिए देश के गृह मंत्री को। बहुत ढिंडोरा पीट रहे थे बिहार में कि इतना बांग्लादेशी, पाकिस्तान, नेपाल, अफगानिस्तान, चीन, चाइना, जापान से लोग आ गए, लेकिन बताना चाहिए कि कितना नाम आपने काटा है, वो सूची जारी करना चाहिए था। हमको भी पता चले कि कितने लोग इसमें आके कब्जा करके रखे थे। जहां देखो मंच पे आते हैं घुसपैठी। अरे भाई, इसके ऊपर भी आगे बढ़ो। ये देश के 5 किलो चावल देने से भी पीछे हटो, उनको हाथ को रोजगार दो भाई। एक्शन होनी आपने कहा 2 करोड़ हर साल नौकरी देंगे, 11 साल में 22 करोड़ नौकरी की जगह आपने 22 लाख नौकरी नहीं दिया, और आप फालतू की बात कर रहे हो। आप सब काम करो, लेकिन जो सबसे पहले जरूरी है वो काम करना है ना भाई। एक्शन होना चाहिए, एक्शन होना चाहिए। कोई भी हो, अमित शाह नहीं, कोई भी हो, एक्शन होना चाहिए। इसका मैं समर्थक हूं। मैं ये मानता हूं कि 10 करोड़ घुसपैठे हिंदुस्तान में है, अगर उनको बाहर निकालेंगे तो एक भी बेरोजगार हिंदुस्तान में नहीं रहेगा। देखिए, आप गिन लिए 10 करोड़। आप ये जो भारत सरकार जो है ना, वो 10 लाख भी नहीं बोल पा रहे हैं, 2 लाख भी नहीं बोल पा रहे हैं, 1 लाख भी नहीं बोल पा रहे हैं, 50,000 नहीं बोल पा रहे हैं। आप ऐसे सरकार को क्या कहना चाहेंगे? आप बताइए। आप इतने समझदार पढ़े लिखे आदमी, आपने आकलन कर लिया कि 10 करोड़ इस देश में अगर आ गए हैं, और ऐसे लोग जो चश्मा पहन के बैठे हैं जिसको दिख ही नहीं रहा है कि 10 करोड़ लोग अगर हिंदुस्तान में दूसरे देश का आ गए, इस देश के लोगों को नौकरी खा रहे हैं, इसका रोजगार खा रहे हैं, तो कर क्या रहे वो? बिल्कुल, मैं कह रहा हूं ना, कोई भी किसी की भी सरकार हो, आप जानते हैं कि सुदर्शन पर देश की बात होती है, दल की बात नहीं होती है। हमने इस देश में, मैंने स्वयं इस मुद्दे को उठाया एनआरसी लाने के लिए। महाराष्ट्र में मैंने इसके कैंपेन चलाया, देश के गृह मंत्री, प्रधानमंत्री सभी के सामने इस मुद्दे को उठाया। अब जाकर प्रधानमंत्री ने लाल किले पर इस बात को बोला है, और इसलिए मैं आपका भी धन्यवाद करता हूं कि चुनाव के समय में भी आप ये कह रहे हैं कि घुसपैठियों को बाहर निकाला जाना चाहिए। बिल्कुल आपका। और अभी उनसे उम्मीद मत कीजिए। 11 साल तो हो गया, अब 3.5 साल बचा है, और रिटायरमेंट का भी समय आ चुका है। आप हमसे उम्मीद कीजिए, हमारी सरकार दिल्ली में बनवाइए, आप फिर देखिए कि काम करते हैं। हम लाइए, एग्रीमेंट कर देते हैं, लाइए, लिख के दे देते हैं, लेकिन हमारी सरकार दिल्ली में बनाइए, राहुल गांधी जी को देश के प्रधानमंत्री बनाइए, और फिर देखिए कैसे नहीं निकालेंगे। नहीं, आपके ऊपर तो विश्वास किया जा सकता है क्योंकि आप इतनी ओपन बात कर रहे हैं, लेकिन आप जिनके साथ है, मतलब आपके अकेले की तो सरकार नहीं बनेगी। नहीं, बिल्कुल। हाँ, तो अगर आप जिनके साथ सरकार बनाने की बात करें, वो करेंगे क्या? आपके साथ आपका जोगिंद्रनाथ मंडल किया जाएगा तो? हमारी सरकार बनने के बाद आप मानते हैं ना कि एक दल का सरकार नहीं होगा। अगर वहां पे दिल्ली में अगर हमारे कहने से काम नहीं होगा तो हम सरकार का समर्थन वापस कर लेंगे, बस। लेकिन पहले सरकार तो बनवा दीजिए।
चलिए, मैं तो सरकार बनाने के लिए नहीं आया हूँ, इंटरव्यू करने के लिए आया हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन बहुत अच्छा इंटरव्यू रहा और मैं हमेशा हमारे दलित भाइयों के साथ संवाद करता हूं और बीजेपी से जिनका नहीं जमता ऐसे सारे दलित नेताओं का मेरा बनता है, क्योंकि हम गर्व से हिंदू है, ये बात आप कहते हैं, आपने ये बात को कहा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उम्मीद करूंगा जो दिल्ली में हिंदू है और जो गरीब अति पिछड़ा का बेटा हिंदू है, उनका बोलिए आरक्षण दे दें। बिल्कुल बिल्कुल, आपका न्याय होगा, इसके लिए मैं आपके साथ हूं और आपको शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि आपका उत्सव आया है, चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कराए और आपका कैमरे के सामने करो, तो ये चुनाव आपके लिए शुभकामनाएं, क्योंकि हम शुभकामना तो दे ही सकते हैं और देनी ही चाहिए। आशा करते हैं कि हिंदू और हम हिंदू, हाँ, तो आशा करते हैं कि सरकार बिहार में किसी की भी बने, मंत्री आप बने। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।